ज्ञान, विज्ञान और सुसंस्कार, इसीलिए शिक्षा का प्रसार। शिक्षण महर्षि परम पूज्य डॉक्टर बापूजी साळुंखे, संस्था माता सुशीला देवी साळुंखे, इन्हें मैं शतशः नमन करता हूँ। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार साळुंखे, सचिवा शुभांगिताई गावड़े महोदया, नवयुग विद्यालय के संचालक संजय महाजन सर, प्रधानाचार्य सौ भोगले संगीता महोदया, विद्या समिति, इन शुभ चिंतक और मार्गदर्शक से प्रेरित होकर मैं हिंदी उद्यान में सचिन सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं भाषा ज्ञान, शब्द ज्ञान। कोई भी भाषा सीखने से पहले हमें उसका ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, व्याकरण का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। संसार में कई भाषाएं प्रचलित है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, रूसी, अरबी, चीनी, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, गुजराती आदि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलायम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी हम अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझाता है। इस प्रकार सुनना और बोलना भाषा के दो रूप है, एक मौखिक और दूसरा लिखित रूप। भाषा की जो उत्पत्ति है, कुछ विद्वानों का ये मानना है, भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ईश्वर की देन है, या भाषा की जो परिभाषा है अगर उसे हम कहें, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर ये कहें कि छोटा बच्चा अगर रोता है तो माँ समझ जाती है और उसे दूध पिलाती है। अगर हम अपनी गाड़ी लेकर किसी चौराहे पर जाते हैं, हरी बत्ती देखकर या लाल बत्ती देखकर हम रुक जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, या वहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा हम उसके संकेत इशारों से अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक देते हैं, तो ये क्या है? सांकेतिक इशारा है। तो ये भाषा नहीं है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा सीखने से पहले हमें उसका व्याकरण सीखना बेहद ज़रूरी है। भाषा के मैंने बताया कि भाषा के जो दो रूप है वो कौन से हैं? मौखिक रूप और लिखित रूप। तो मौखिक रूप ये पहले आता है और लिखित रूप बाद में आता है। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, उन्हें लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, उन्हें हम लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के नियमों को शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। क्या कहा? भाषा के नियमों का शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। तो स्वर कितने हैं आपको पता है? अ से लेकर आहा तक जो हमने इसका अध्ययन किया है, अ से लेकर आहा, और नए दो स्वर उसमें आ गए हैं, अ और री। तो देखते हैं, स्वर आपको पता है, फिर से उसका हम उच्चारण करेंगे। अ, आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, अम, आहा। और ये जो दो नए इसमें स्वर जुड़ गए हैं, तो उसका उच्चारण अंग्रेजी के कई शब्द हिंदी में आते, तो आ, और जो मराठी भाषिक छात्र है इसका उच्चारण ज़्यादातर ऋषि के रूप में करते हैं, लेकिन हिंदी में उसका उच्चारण री के रूप में किया जाता है। स्वर दो प्रकार के माने गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ,
ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर कहे गए हैं उन्हें। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, इस प्रकार से। तो स्वर, हमने स्वर का अध्ययन किया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर जो स्वर है, इसमें ए जो है, बड़ा ए, इसका जो उच्चारण है हिंदी में अ किया जाता है। बड़ा ए का उच्चारण हिंदी में अगर हम करते हैं तो अय, तो ये झट से आपको बोलना है। और औ का उच्चारण करते समय औ, अ, ओ, इस प्रकार से हम ऐ का उच्चारण करेंगे। अ, ओ, ऐ का उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है, अ, ओ। लेकिन मराठी भाषिक हम क्या करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। और व्यंजन का अगर अध्ययन करें तो व्यंजन क से लेकर य तक व्यंजन होते हैं। उसका जो विभाजन है व्यंजनों का, उसमें कई प्रकार के व्यंजन हैं। वो कौन कौन से हैं? तो कंठवर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, ओष्ठ वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण, नासिक्य वर्ण। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान हम सही ढंग पर करते हैं अपने मुख विवर में, तो सुनने वाला उसका लेखन ठीक ढंग से करता है। तो क से लेकर ग तक ये व्यंजन आते हैं। और स्वर और व्यंजन से क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। स्वर और व्यंजन के समूह से अक्षर बनते हैं। अक्षर के समूह को हम शब्द कहते हैं। अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, कमल, क प्लस म प्लस ल शब्द बना कमल। अगला शब्द देखते हैं, लकम, ल प्लस क प्लस म शब्द बना लकम। अगला शब्द है कलम, क प्लस ल प्लस म शब्द बना कलम। यहाँ पर देखिए, पहला और तीसरा जो शब्द है, पहला शब्द है कमल और तीसरा शब्द है कलम। जो दूसरा शब्द है लकम, इससे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। क्या है हमें पता नहीं चलता। लेकिन कमल जो पानी में खिलता है, इससे हम सुमन या फूल की हमें ज्ञान होता है। और जो कलम है, इसे लिखने वाला कलम का ज्ञान होता है। ये जो दो शब्द है, जो जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और जिससे अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई, जैसे कि लकम, इससे अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए, चाय वाय पी की नहीं, तो चाय से अर्थ की प्राप्ति हो गई, वाय से अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये जो वाय है वो निरर्थक शब्द में चला जाता है। घंटी टन टन बजती है, घंटी का ज्ञान होता है, अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन टन टन ये केवल ध्वनियों के उच्चारण के लिए लिया गया शब्द है। तो ये निरर्थक शब्द और एक सार्थक शब्द। ऐसे भाषा में अनगिनत शब्द आते हैं। इन शब्दों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इन शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कौन कौन से स्तर पर उसका वर्गीकरण किया जाता है? तो पहला स्तर है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कौन सा है? तो पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, संकर शब्द। प्यारे छात्रों, 9वीं 10वीं के छात्रों को तीसरे प्रश्न जो शब्द संसार है उसमें आते हैं कि परिच्छेद में आए हुए तत्सम शब्दों का चयन कीजिए, तद्भव शब्दों का चयन कीजिए, देश शब्द कौन से, संकर शब्द कौन से। तो ये जानने के लिए आपको शब्दों का वर्गीकरण का अध्ययन करना बेहद जरूरी है।
दूसरा वर्गीकरण है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद कौन से है? तो रचना के आधार पर शब्द भेद है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कौन सा है? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द। और जो चौथा प्रकार है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो है, विकारी शब्द जिसे हम सव्यय कहते हैं, और दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय करते हैं। प्यारे छात्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।